मैं एक टॉप टियर प्लेयर था, ऐसा इंसान जिसकी अनगिनत पहचानें थी। लेकिन जब मेरी 6 अमीर बहनों ने मुझे ढूंढ लिया तो उन्होंने मुझे एक गरीब और असहाय लड़के की तरह देखा जिसे सुरक्षा की जरूरत थी। उन्हें लगा कि इतने साल अकेले रहने के बाद मैं हर तरह की सुविधाओं से वंचित रहा हूंगा। इसलिए मेरी सबसे बड़ी बहन विक्टोरिया ने एक कार्ड निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। ये एक सप्लीमेंट्री कार्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो चाहो खरीदो, वो सारी चीजें ले लो जो तुम्हें कभी नहीं मिली। सबकी निगाहें मुझ पर थी, मानो वे मेरे चेहरे पर हैरानी देखना चाहते हो, लेकिन मेरी नजर उस ब्लैक कार्ड पर केवल एक पल के लिए ठहरी। थैंक्स विक्टोरिया। जैसे ही विक्टोरिया वॉकर को लगा कि मैं कार्ड लेने वाला हूं, मैंने मुड़कर अपना पुराना लेकिन बिल्कुल साफ बैकपैक उठा लिया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना कार्ड है। वॉकर परिवार एकदम जड़ हो गया और विक्टोरिया की मुस्कान जम सी गई। उसने स्वाभाविक रूप से मेरे हाथ में पकड़े कार्ड की ओर देखा। उस पर किसी बैंक का नाम नहीं था, केवल एक बेहद साधारण और रहस्यमय डिजाइन था जो मानो रोशनी से उकेरा गया हो। विक्टोरिया ने इस कार्ड के बारे में केवल एक बार दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपतियों की एक गुप्त बैठक में सुना था। कहा जाता था कि इसका धारक इतने संसाधन नियंत्रित कर सकता है कि थोड़े समय में किसी छोटे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दे। उस समय उसने इसे केवल एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब वही लेजेंडरी कार्ड उसके छोटे भाई के पुराने बैकपैक से ऐसे निकाला जा रहा था जैसे कोई साधारण चीज हो। विक्टोरिया को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। उसके हाथ में मौजूद परिवार का अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड अचानक बेहद मामूली लगने लगा। तभी दूसरी बहन टिफनी वॉकर पास आई और मेरे कार्ड को देखकर हंस पड़ी। ईथन, ये कैसा कार्ड है? पूरा काला और सस्ता दिख रहा है। इस पर बैंक का नाम तक नहीं है। कहीं कोई अजीब डेबिट कार्ड तो नहीं? इसकी लिमिट भी ठीक ठाक है या नहीं? मेरी बात मानो और विक्टोरिया वाला कार्ड ले लो। उससे दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है। विक्टोरिया लगभग टिफनी का मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ गई। अजीब डेबिट कार्ड, ठीक ठाक लिमिट। उसने मन ही मन सोचा कि टिफनी के दिमाग में मोटरसाइकिल्स और वीडियो गेम्स के अलावा कुछ है भी या नहीं। गहरी सांस लेकर उसने सावधानी से पूछा, ईथन, क्या ये कार्ड ऑब्सिडियन बैंक का है? मैंने उसे थोड़ा आश्चर्य से देखा और सिर हिला दिया। हां, इसकी लिमिट ठीक है, काम चल जाता है। विक्टोरिया के होंठ फड़क उठे। जिस टकून ने उसे इस कार्ड के बारे में बताया था, उसने कहा था कि इसकी अथॉरिटी और रिसोर्सेज को ठीक ठाक कहना लगभग मजाक होगा। उसने चुपचाप अपना ब्लैक कार्ड वापस रख लिया। ईथन के कार्ड के सामने उसका कार्ड सच में बहुत छोटा लग रहा था। लेकिन टिफनी अब भी कुछ नहीं समझी थी। ऑब्सिडियन बैंक, वह कौन सा बैंक है? मैंने कभी नाम नहीं सुना। क्या वह हमारे फैमिली बैंक से भी बेहतर है? तीसरी बहन निकोल ने भी विक्टोरिया की प्रतिक्रिया देखी और मेरे कार्ड को ध्यान से देखा। उसे फाइनेंस की जानकारी नहीं थी, लेकिन कार्ड का आधुनिक और रहस्यमय डिजाइन देखकर उसे महसूस हुआ कि यह बिल्कुल साधारण नहीं है। मिस्टर और मिसेस वॉकर को भी ऑब्सिडियन बैंक के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अपनी बड़ी बेटी के चेहरे का भाव देखकर वे समझ गए कि इस कार्ड की कहानी असाधारण है। मिज वॉकर ने धीरे से पूछा, ईथन बेटा, तुम्हें ये कार्ड कहां से मिला? मैंने कार्ड वापस वॉलेट में रखा और वॉलेट को अपने बैकपैक में फेंक दिया। फिर बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, किसी ने दिया था? किसने? मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। केवल इतना कहा, मैं थोड़ा थक गया हूं, ऊपर जाकर आराम करूंगा। इतना कहकर मैंने हल्का सा सिर झुकाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मेरा शरीर अब भी दुबला था, लेकिन मेरे जाने के बाद भी कमरे में मौजूद 5 लोग लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाए। टिफनी पूरी तरह उलझ चुकी थी। सच में विक्टोरिया, अभी हुआ क्या? हमारे छोटे भाई ने तुम्हारा ब्लैक कार्ड ठुकरा दिया। विक्टोरिया तब तक सीढ़ियों को देखती रही जब तक ईथन नजर से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी और अपने कनपटियों को दबाया। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। उसने सिर्फ कार्ड ठुकराया नहीं है। वो कुछ पल रुकी और अपने परिवार की ओर देखा। मुझे लगता है हमने उसे बहुत कम आंका है। विक्टोरिया ने अपना अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड उठाकर धीरे से कहा। ईथन ने जो कार्ड दिखाया था उसके सामने ये तो लगभग एक खिलौना क्रेडिट कार्ड जैसा है। क्या आप सच कह रही हैं? टिफनी अपनी सीट से उछल पड़ी। वह साधारण सा काला कार्ड इतना ताकतवर है? विक्टोरिया ने कोई जवाब नहीं दिया,
लेकिन उसके चेहरे का भाव ही सब कुछ बता रहा था। लिविंग रूम एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। टिफनी वापस सोफे पर बैठ गई और बड़बड़ाई, हे भगवान, आखिर मेरा भाई है कौन? अगली सुबह टिफनी दौड़ती हुई डाइनिंग रूम में घुसी। डैड, मॉम, विक्टोरिया, निकोल, अंदाजा लगाओ मैं रात भर क्या कर रही थी। उस ऑब्सीडियन बैंक के बारे में रिसर्च। पूरा परिवार तुरंत उसकी ओर देखने लगा। मिस्टर वॉकर ने अखबार नीचे रखा। क्या पता चला? टिफनी ने कुर्सी पर गिरते हुए एक गिलास दूध एक ही सांस में खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं। इंटरनेट पर उसका एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मैंने फाइनेंस इंडस्ट्री वाले दोस्तों से भी पूछा, किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना। विक्टोरिया, सच में कमाल है कि तुमने उसे पहचान लिया। विक्टोरिया चुपचाप नाश्ता करती रही। वह भी पूरी रात ठीक से नहीं सोई थी। उसके दिमाग में बार बार वही रहस्यमयी कार्ड और ईथन का शांत चेहरा घूम रहा था। मिसेस वॉकर चिंता से बोली, पता नहीं ईथन ने हमसे दूर रहते हुए क्या क्या झेला होगा। मिस्टर वॉकर ने दृढ़ आवाज में कहा, जो भी हुआ हो, वो हमारा बेटा है। आज के बाद कोई भी उससे उस बैंक कार्ड के बारे में सवाल नहीं करेगा। हम उस पर दबाव नहीं डालेंगे। टिफनी कुछ पल के लिए शांत हुई, लेकिन फिर उसका उत्साह लौट आया। कोई बात नहीं, अगर उसे ब्लैक कार्ड से फर्क नहीं पड़ता तो किसी और चीज से पड़ेगा। आज मैं उसे अपनी नई मोटरसाइकिल पर घुमाने ले जाऊंगी। हाँ, सारे लड़कों को बाइक्स पसंद होती है। निकोल ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। टिफनी, क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारी बाइक से प्रभावित होगा? उसके कार्ड से शायद पूरी मोटरसाइकिल फ्लड खरीदी जा सकती है। टिफनी तुरंत चुप हो गई और उसे घूरने लगी। उसी समय मैं सीढ़ियों से नीचे आया। मिसेस वॉकर ने मुस्कुराकर कहा, ईथन उठ गए, आओ नाश्ता कर लो। टिफनी तुरंत मेरी तरफ भागी। हे ईथन, आज मेरे साथ बाहर चलोगे? मेरी नई मोटरसाइकिल आई है, मैं तुम्हें राइड पर ले जाऊंगी। मैं बैठा और टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया। थैंक्स टिफनी, लेकिन नहीं, मुझे अपने कमरे से कुछ सामान लेना है। सामान क्या? मैं मदद कर सकती हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। बस कुछ पुरानी चीजें हैं, मैं खुद ले आऊंगा। टिफनी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई। वो कह रही थी कि रास्ता दिखा रही है, लेकिन असल में वह देखना चाहती थी कि उनके द्वारा तैयार किया गया शानदार कमरा मुझे पसंद आया या नहीं। कमरे का दरवाजा खुलते ही उसने गर्व से कहा, तो ईथन कैसा लगा? कमाल का कमरा है ना? हमने इसे सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर तैयार करवाया है। मेरी नजर कमरे में रखी लग्जरी चीजों पर घूमी। फिर मैं सीधे कोने में रखे एक पुराने सूटकेस के पास चला गया। टिफनी थोड़ी निराश हुई, लेकिन उत्सुकता से देखती रही। मैंने सूटकेस खोला और सबसे नीचे से एक धूल भरा साधारण मेटल केस निकाला। उसका आकार लगभग लैपटॉप जितना था, बस थोड़ा मोटा। टिफनी ने उत्सुकता से पूछा, ईथन, ये क्या है? कोई खास कलेक्शन? मैंने जवाब नहीं दिया, बस केस के किनारे एक जगह उंगली रखी। अचानक उसकी सतह पर नीली रोशनी की एक पतली रेखा उभरी जिसने मेरी फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन की। अगले ही पल केस बिना आवाज के खुल गया। टिफनी झुककर अंदर देखने लगी और उसकी आंखें सदमे से फैल गई। केस का अंदरूनी हिस्सा गहरे काले एंटी शॉक वेलवेट से बना था और उसमें कई वस्तुएं अपने अपने हिस्सों में रखी थी। एक रिस्ट वॉच थी जिसका डायल अविश्वसनीय रूप से जटिल था। सैफायर क्रिस्टल के नीचे हल्की चमक लहरों की तरह घूम रही थी। टिफनी ने ऐसी घड़ी केवल एक टॉप टियर वॉच मैगजीन में देखी थी, जहां उसे किसी रहस्यमय मास्टर वॉच मेकर की लेजेंडरी क्रिएशन बताया गया था। वहां एक फाउंटेन पेन भी थी, देखने में साधारण काली पेन, लेकिन उसकी कैप पर गहरा काला डायमंड जड़ा हुआ था। किसी कारण से वो पेन इतनी एडवांस लग रही थी कि टिफनी की लैबोरेटरी के सबसे आधुनिक उपकरण भी उसके सामने पुराने लगते। ये कोई साधारण पुरानी चीजों का डिब्बा नहीं था, ये तो चलता फिरता हाईटेक ट्रेजरी था। टिफनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कांपती उंगली से घड़ी की ओर इशारा किया। ईथन, ये वॉच। मैंने घड़ी उठाई, एक नजर डाली और बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, ओह, ये एक बूढ़े आदमी ने दी थी। कहा था पहनकर मजे करना, सिर्फ मजे के लिए। टिफनी को लगा जैसे उसका दिल अब और नहीं झेल पाएगा। उसने कांपती हुई उंगली से उस पेन की ओर इशारा किया। और ये क्या है? मैंने पेन उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया।
इससे लिखा जाता है, कभी कभी ये एक टेम्परेरी डिक्रिप्शन डिवाइस की तरह भी काम करता है। टिफनी का दिमाग पूरी तरह बंद हो गया। उसने मेरे केस में रखी पुरानी चीजों को देखा, जिनमें से कोई भी अकेले किसी बड़े ऑक्शन की हेडलाइन बन सकती थी। फिर उसने कमरे में रखी उन लग्जरी चीजों को देखा जिन पर उन्हें इतना गर्व था। अचानक वे सारे कपड़े और एक्सेसरीज बेहद सस्ते और भद्दे लगने लगे। यह कमरा उसकी पुरानी चीजों के लायक भी नहीं था। मैंने केस से एक छोटा नीला क्रिस्टल स्टोरेज कार्ड निकाला, केस को बंद करके लॉक किया और उसे वापस सूटकेस में रख दिया। जब मैं मुड़ा तो देखा टिफनी अभी भी वहीं जमी खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। टिफनी, क्या हुआ? वह जैसे अचानक होश में आई। कुछ नहीं ईथन, तुम्हारा वह केस सच में बहुत यूनिक है। वो रोना चाहती थी लेकिन आंसू ही नहीं थे। अब उसे समझ आ गया था कि कल विक्टोरिया ने अपना ब्लैक कार्ड वापस लेते समय कैसा महसूस किया होगा। उन्हें लगा था कि उनका छोटा भाई यहां लग्जरी लाइफ का आनंद लेने आया है, लेकिन असल में वह उन्हें ऐसे तरीके से पीछे छोड़ रहा था जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और स्टोरेज कार्ड लेकर बाहर निकल गया। टिफनी पूरी तरह स्तब्ध हालत में मेरे पीछे चल दी। डाइनिंग रूम में बाकी परिवार उसके चेहरे का हाल देखकर हैरान रह गया। टिफनी को क्या हुआ? टिफनी एक कुर्सी पर ढह गई। उसकी आंखें खाली थी। डैड, मॉम, मुझे लगता है कि ईथन के लिए हमने जो तैयार किया है वो थोड़ा साधारण है। उसके एक पुराने डिब्बे की चीजें ही शायद हमारे पूरे परिवार द्वारा उसे दिए गए हर उपहार से ज्यादा कीमती है। विक्टोरिया का चम्मच हवा में ही रुक गया। निकोल की चॉपस्टिक्स भी बीच में थम गई। मिस्टर और मिसेज वॉकर एक दूसरे को उलझन से देखने लगे। टिफनी ने सिर पकड़ लिया। मुझे लगता है मैं अपनी नई बाइक खुद ही रख लूंगी। उसके भाई के छोटे मेटल केस के खुलने से उसकी दुनिया फिर से टूटकर नए रूप में बन गई थी। अपने खोए हुए भाई पर एहसान करने की ये पूरी कोशिश अब ऐसी लग रही थी जैसे असल में वही लोग उसके सामने पूरी तरह फीके पड़ रहे हो। ब्रेकफास्ट टिफनी की लगातार सदमे वाली हालत के साथ खत्म हुआ। मिसेज वॉकर ने मेरी ओर देखा जबकि मैं चुपचाप दूध पी रहा था। ईथन, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मैं और तुम्हारे पिता बात कर चुके हैं। सेंट जूड प्रब शहर का सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल है। हम सोच रहे थे कि तुम जूनियर के रूप में वहां दाखिला ले लो। तुम्हारा क्या विचार है? जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरे परिवार की निगाहें मुझ पर टिक गई। टिफनी भी कुछ देर के लिए अपने शौक से बाहर आ गई। चिंता मत करो ईथन, सेंट जूड्स के हमारे परिवार से अच्छे संबंध हैं। मैं वहीं से ग्रेजुएट हुई हूं। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे संभाल लूंगी और पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। विक्टोरिया ने जोड़ा। सबको लगा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक व्यवस्था है और मैं या तो घबराऊंगा या विरोध करूंगा। मैंने अपना दूध का गिलास नीचे रखा, मिसेज वॉकर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, व्यवस्था के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मिज वॉकर चौंक गई। ईथन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई में पीछे रह जाओगे? कोई बात नहीं, हम सबसे अच्छे ट्यूटर्स रख सकते हैं। मैंने सिर हिलाया और अपने लगभग अंतहीन लगने वाले कैनवस बैग से एक पतला फोल्डर जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला। स्क्रीन पर कुछ बार टैप करने के बाद मैंने उसे परिवार की ओर घुमा दिया। मैं अपनी बुनियादी शिक्षा पहले ही पूरी कर चुका हूं। ये कुछ सर्टिफिकेशंस है। वॉकर परिवार सहज रूप से स्क्रीन के पास झुक गया। स्क्रीन पर कई डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स दिखाई दे रहे थे। सभी इंग्लिश में। निकोल की नजर सबसे तेज थी। उसने ध्यान से देखा और हाफ उठी। MIT ओपन कोर्स वेयर एडवांस सर्टिफिकेशन, स्टैनफोर्ड ऑनलाइन यंग स्कॉलर्स प्रोग्राम, और ये क्या, ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटिव कैटेगरी का गोल्ड मेडल है। वो हर टाइटल जोर से पढ़ती गई और कमरे में उतनी ही गहरी खामोशी छाती गई। विक्टोरिया इन उपलब्धियों की असली अहमियत समझती थी। ये ऐसे कारनामे थे जिन्हें कोई साधारण हाई स्कूल छात्र हासिल नहीं कर सकता था, खासकर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटिव गोल्ड मेडल। यह सम्मान बेहद प्रतिष्ठित माना जाता था। ऐसे विजेताओं को आमतौर पर बड़े रिसर्च लैब्स सीधे अपने पास बुला लेते थे। टिफनी को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने MIT और स्टैनफोर्ड का नाम जरूर सुन रखा था। उसकी आंखें फैल गई। रुको ईथन, तुम तो किसी दूर दराज इलाके में रहते थे। ये सब आखिर तुम्हें मिला कहां से? मिस्टर और मिसेज वॉकर पूरी तरह स्तब्ध थे। वे स्क्रीन पर चमकती उपलब्धियों
और अपने शांत बेटे के बीच बार बार नजरें घुमा रहे थे, मानो उनका दिमाग इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। मैंने डिवाइस वापस रख लिया और सपाट आवाज में कहा, उस समय मेरे पास थोड़ा खाली समय था, इसलिए मैंने खुद ही कुछ चीजें सीख ली। रास्ते में ये सर्टिफिकेशंस भी मिल गए। पूरा वॉकर परिवार पत्थर की तरह जड़ हो गया। टिफनी को लगा जैसे किसी ने उसके घुटने में गोली मार दी हो। मुझे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए लगभग डैड से डांट और सजा झेलनी पड़ी थी, और मेरे भाई ने थोड़े खाली समय में ऐसे रिजल्ट्स हासिल कर लिए जो मुझे पूरी तरह पीछे छोड़ दें। मिसेस वॉकर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द ढूंढने में उन्हें थोड़ा समय लगा। तो ईथन, अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम सीधे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो? मैं और तुम्हारे पिता कनेक्शंस की मदद कर सकते हैं। मैंने कुछ क्षण सोचा और कहा, अभी नहीं। अगर स्कूल चाहे तो मैं गेस्ट लेक्चरर बन सकता हूं। कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूं। गेस्ट लेक्चरर? टिफनी की आंखें फटी रह गई। उसके दिमाग में तुरंत एक दृश्य उभरा जिसमें उसके आलसी दोस्त ऑडिटोरियम में बैठे हुए मेरे भाई से एस्ट्रोफिजिक्स या एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पर लेक्चर सुन रहे थे। यह कल्पना ही इतनी डरावनी थी कि वह इसके बारे में ज्यादा सोच भी नहीं पाई। उसे लगा उसके दोस्त वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। तो ईथन, तुम्हें अब हाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। सही नहीं। जो सीखना था वह मैं सीख चुका हूं। मिस्टर वॉकर ने अपनी कनपटियां दबाई। उन्होंने दशकों तक बिजनेस वर्ल्ड में काम किया था और हर तरह के लोगों को देखा था, लेकिन अपने बेटे जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। क्योंकि ईथन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, वह सेंट जूड्स नहीं जाएगा। और भविष्य की बात करें, ईथन, तुम जो चाहो कर सकते हो। पूरा परिवार तुम्हारा समर्थन करेगा। एक बार फिर परिवार की सावधानी से बनाई गई सारी योजनाएं उसकी असाधारण क्षमता के सामने बिखर गई। जल्द ही वॉकर परिवार के खोए हुए बेटे की वापसी की खबर पूरे उच्च समाज में फैल गई और निमंत्रण पत्र बर्फ के फाहों की तरह आने लगे। आखिरकार मिज वॉकर ने लिंच परिवार द्वारा आयोजित एक चैरिटी गाला चुना और फैसला किया कि यही उनके सोशल सर्कल में मेरा आधिकारिक परिचय होगा। कार से उतरने से पहले मेरे माता पिता मुझे समझाने लगे, ईथन, घबराना मत, बस अपनी मां के साथ रहना। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। बैंक्वेट हॉल के अंदर जैसे ही हम दाखिल हुए, क्लासों की खनक के बीच हमारी एंट्री ने पूरे हॉल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई लोग बातचीत करने आए। उनकी निगाहों में जिज्ञासा भी थी और जांच पड़ताल भी। मैं बस अपने माता पिता के पास शांत खड़ा रहा और सभी अभिवादनों का संक्षिप्त, विनम्र लेकिन दूरी बनाए रखने वाला जवाब देता रहा। उसी समय ब्रैंडन लिंच के आसपास खड़े कुछ युवा मेरी ओर देखने लगे। ब्रैंडन ने तिरस्कार से हंट मोड़ ली। उसे लंबे समय से टिफनी वॉकर पर क्रश था और मुझे देखते ही उसके मन में नापसंद पैदा हो गई। यही है वो लड़का जिसे गांव से वापस लाया गया है। शायद इसे फ्रेंच मेन्यू पढ़ना भी नहीं आता होगा। उसने वाइन का गिलास उठाया और हमारी ओर बढ़ गया। मिसेस वॉकर, ये ईथन है ना, काफी हैंडसम लगता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सुपीरियरिटी साफ झलक रही थी। ईथन, क्या ये तुम्हारी पहली ऐसी पार्टी है? अगर किसी चीज की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। मिसेस वॉकर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही ब्रैंडन की ओर देखा। जरूरत नहीं। ब्रैंडन मेरे शांत और भावहीन चेहरे को देखकर चौंक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी तकिए पर मुक्का मार रहा हो। मुझे उकसाने की कोशिश में उसने जानबूझकर पास खड़े वेटर से फ्रेंच एक्सेंट में बात करनी शुरू कर दी। एक गिलास चैंपियन कृपया। इसके बाद ब्रैंडन मेरी ओर मुड़ा। ईथन, तुम क्या लोगे? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश में ऑर्डर कर दूं। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। कई लोगों को समझ आ गया था कि ब्रैंडन जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। तभी प्रवेश द्वार की ओर हलचल हुई। महंगे सूट्स पहने कई विदेशी मेहमान अंदर आए। उनका व्यक्तित्व स्थानीय बिजनेस टकून से बिल्कुल अलग था। मिस्टर लिंच तुरंत उनका स्वागत करने दौड़ पड़े। उनमें से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग सज्जन कमरे में ऐसे नजर दौड़ा रहे थे जैसे किसी को खोज रहे हों। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उनकी आंखें चमक उठी। वे सीधे मेरी ओर बढ़ गए। मिस्टर लिंच और ब्रैंडन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए जैसे ही वे मेरे पास पहुंचे, उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी से भरी मुस्कान खेल गई। ईथन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यहां मुलाकात होगी। पूरा हॉल खामोश हो गया।
ये व्यक्ति एक प्राचीन यूरोपियन फाइनेंशियल कंग्लोमरेट का प्रतिनिधि था, इतना प्रभावशाली कि स्वयं मिस्टर लिंच भी उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते थे, और अभी अभी उन्होंने वॉकर परिवार के नए लौटे बेटे को इतनी आत्मीयता से संबोधित किया था। मिसेज वॉकर भी स्तब्ध रह गई। ब्रैंडन के चेहरे की मुस्कान जम गई और उसका वाइन ग्लास लगभग हाथ से छूट गया। मिस्टर विंसेंट, काफी समय हो गया, मैंने जवाब दिया। मेरी फ्रेंच बिल्कुल शुद्ध और सुरुचिपूर्ण थी, जिसमें असली परिजन एक्सेंट था, जो ब्रैंडन की दिखावटी प्रोनाउंसिएशन से कहीं बेहतर था। मिस्टर विंसेंट जोर से हंस पड़े और अपनी मातृभाषा में तेजी से हाल के इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के विकास पर बात करने लगे। स्पष्ट था कि वे मेरी राय को बहुत महत्व देते थे। मैंने भी उतनी ही सहजता से जवाब दिया और बीच बीच में रखे गए मेरे विचारों पर वे सहमति में सिर हिलाते रहे। हम दोनों ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे आसपास कोई और मौजूद ही न हो। भीड़ पूरी तरह अवाक रह गई। यही वो लड़का था जिसे कुछ देर पहले गांव का अनपढ़ समझा जा रहा था। उसकी लैंग्वेज स्किल्स और नॉलेज तो कमरे में मौजूद अधिकांश लोगों से कहीं आगे थी। ब्रैंडन का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर पीला पड़ गया। वो वहां एक बेकार सजावटी वस्तु की तरह खड़ा था, शर्म से डूबता हुआ। कुछ ही मिनट पहले वो मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं फ्रेंच मेन्यू नहीं पढ़ सकता, और अब मैं एक यूरोपियन टकुन के साथ आराम से बातचीत कर रहा था। तभी टिफिनी ना जाने कहां से प्रकट हुई और मिज वॉकर के पास आकर उत्साह से बोली, मॉम, मेरे भाई को देखिए, क्या ये कमाल नहीं है। मिज वॉकर अपने चमकते हुए बेटे को देख रही थी। उनके भीतर गर्व भी था और हैरानी भी। मिस्टर विंसेंट और मैंने कुछ मिनट और बातचीत की। फिर उनके असिस्टेंट ने मजबूरी में उन्हें उनके स्केड्यूल की याद दिलाई। जाने से पहले उन्होंने मुझे अपना पर्सनल बिजनेस कार्ड दिया। मैंने उसे शांत भाव से स्वीकार कर लिया। मिस्टर विंसेंट के जाने के बाद भीड़ की निगाहें और भी तीखी हो गई। ब्रैंडन का चेहरा राख जैसा पड़ चुका था। वो ऐसा लग रहा था मानो जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। मेरी नजर उसकी ओर गई। मेरा चेहरा अब भी शांत था। मैंने इंग्लिश में कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपने लिए खुद ऑर्डर कर सकता हूं। ब्रैंडन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। अपमान की जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। टिफनी खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर भीड़ में दबे हुए कई ठहाके भी निकल गए। आखिरकार ब्रैंडन और अधिक अपमान सहन नहीं पाया और जल्दी से वहां से चला गया। मैंने बस एक गिलास जूस उठाया और ऐसे घूंट लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टिफनी मेरे पास आई और थम्स अप दिखाते हुए बोली, ईथन, वो शानदार था। अब से मैं तुम्हारी टीम में हूं। मैंने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इस गाला में अपनी असाधारण क्षमता से मैंने उन सभी लोगों को मजाक बना दिया था जो मुझे शर्मिंदा होते देखने का इंतजार कर रहे थे। वॉकर परिवार के युवा बेटे ने हाई सोसाइटी में अपना पहला कदम रखा था और वो डेब्यू किसी लेजेंड से कम नहीं था। मिसेज वॉकर अभी मुझसे बात भी नहीं कर पाई थी कि उनकी तीनों बेटियां एक सुरक्षा दीवार की तरह मेरे चारों ओर आ खड़ी हुई। विक्टोरिया का चेहरा ठंडा था और उसकी तेज नजर पूरे हॉल पर घूम रही थी। अभी जो हुआ, मैं उम्मीद करती हूं कि वो पहली और आखिरी बार हो। ईथन मेरा भाई है। वॉकर परिवार का असली उत्तराधिकारी पुत्र जो भी उसे दुखी करेगा, वह पूरे वॉकर परिवार को दुखी करेगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरे हॉल में चल रही फुसफुसाहटें तुरंत बंद हो गई। अब किसी में भी ईथन वॉकर को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं बची थी। विक्टोरिया बिजनेस वर्ल्ड में एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत के रूप में जानी जाती थी और कोई भी उसकी बातों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी बहन टिफनी का तरीका कहीं कम सूक्ष्म था। उसने काल्पनिक रूप से अपनी आस्तीनें चढ़ाई और बोली, सबने सुन लिया ना मेरा भाई ईथन। अगर किसी ने फिर कभी उसके साथ ऐसी पैसिव अग्रेसिव हरकत करने की कोशिश की तो पहले उसे मेरे मुक्कों का जवाब देना होगा। ये कहते हुए उसने मुट्ठी बांधी और ब्रैंडन के साथ खड़े रहे युवाओं की ओर घूर कर देखा। उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और वे नजरें झुकाने लगे। तीसरी बहन निकोल ने अपने चश्मे को ऊपर सरकाया और शांत स्वर में कहा, डाटा एनालिसिस के अनुसार बदनामी और सामाजिक बहिष्कार का मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वॉकर कॉरपोरेशन का लीगल डिपार्टमेंट हाल ही में काफी खाली है। उन्हें कुछ डेफमेशन लॉ सूट्स की प्रैक्टिस करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तीनों बहनें अलग अलग स्वभाव की थी, लेकिन अपने भाई की रक्षा करने के मामले में
समान रूप से दृढ़ थी। वे 3 संरक्षक देवियों की तरह मेरे सामने खड़ी थी, मेरी स्थिति को स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से घोषित करते हुए। जो लोग अभी तक फुसफुसा रहे थे कि मैं सिर्फ कोई भाग्यशाली गरीब लड़का हूं जिसे परिवार ने वापस ढूंढ लिया है, उन्होंने तुरंत वो विचार छोड़ दिया। मिसेस वॉकर ये दृश्य देखकर भावुक भी थी और मुस्कुरा भी रही थी। उन्होंने मिस्टर वॉकर की बाह हल्के से खींची। उनकी आंखों में राहत की चमक दिखाई दी, लेकिन उससे भी अधिक गर्व था। अच्छा है कि लड़कियां अपने भाई की रक्षा करना जानती हैं, भले ही वे थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। सचमुच उनका रवैया ऐसा लग रहा था मानो वे पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने को तैयार हो। मिस्टर लिंच जल्दी से माहौल संभालने के लिए आगे आए। विक्टोरिया, टिफनी, निकोल, कृपया शांत हो जाइए। वे बस बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं है। मैंने ब्रैंडन को पहले ही घर भेज दिया है ताकि वो अपने व्यवहार पर विचार करें। ईथन बेटे, तुम्हारे साथ गलत हुआ। उसकी ओर से मैं माफी चाहता हूं। विक्टोरिया का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। मिस्टर लिंच, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। हम बस नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मिस्टर लिंच ने तुरंत कहा। तभी टिफनी मेरे पास झुककर बोली, डरना मत ईथन, तुम्हारी बहन यहां है। क्या खाना है? मैं लाकर देती हूं। वहां कुछ मिनी केक्स हैं, मैंने चेक कर लिया है, उनमें जहर नहीं है। मैंने असहाय होकर कहा, धन्यवाद टिफनी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। उसी समय निकोल ने चुपचाप मुझे गर्म पानी का गिलास थमाया। तुम काफी देर से बात कर रहे हो, हाइड्रेट रहो, मैंने गिलास लेते हुए कहा। थैंक्स निकोल। मेरी तीनों बहनें इतनी सावधानी से मेरी देखभाल कर रही थी कि जब भी मैं फल लेने की कोशिश करता, टिफनी बिजली की तरह दौड़ पड़ती। बैठे रहो ईथन, मैं ले आती हूं। कौन सा चाहिए, यह वाला या यह वाला? रहने दो, मैं सब ले आती हूं। अगर मैं अपनी मां से बात करना चाहता तो विक्टोरिया तुरंत रास्ता साफ कर देती और उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहती, मानो किसी भी क्षण कोई असिन हमला कर सकता हो। यह सब देखकर मुझे थोड़ा असहाय महसूस होता था, लेकिन जब मैं अपनी बहनों को इतनी अनाड़ी लेकिन सच्ची कोशिशों के साथ मेरी देखभाल करते देखता तो मेरे भीतर की कोई कठोर चीज धीरे धीरे नरम पड़ जाती। बाकी गाला में शायद मैं पूरे हॉल का सबसे खाली व्यक्ति था। जो भी मुझसे बात करने आता वो वॉकर बहनों की निगाहों या शब्दों से पीछे हट जाता। मुझे बस चुपचाप बैठकर उनके लाए हुए खाने पीने की चीजें स्वीकार करनी थी और साथ ही लोगों की ईर्ष्यालु तथा चकित निगाहें झेलनी थी। यह सिलसिला तब तक चला जब तक गाला खत्म नहीं हुआ और हम घर लौटने के लिए कार में नहीं बैठ गए। टिफनी पूरे रास्ते उत्साह से भरी रही। वो कितना मजेदार था। सबके चेहरे देखे थे। अब देखते हैं कौन मेरे भाई को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। विक्टोरिया ने कनपटियां दबाई। उसे अपनी बहन की आवाज कुछ ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसने रोका नहीं। निकोल ने गंभीरता से मेरी ओर देखा। ईथन, अगर कभी कोई व्यक्ति या कोई बात तुम्हें असहज करे तो तुरंत हमें बताना। मैंने कार की खिड़की से बाहर गुजरती नियन लाइट्स को देखा और हल्के से हूं कहा। गाड़ी चला रहे मिस्टर वॉकर ने रियर व्यू मिरर में अपने बेटे को देखा जो उनकी तीनों बेटियों से घिरा हुआ था और अनायास मुस्कुरा दिए। शायद ये तरीका थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बुरा नहीं था। कम से कम अब कोई उनके बेटे को परेशान नहीं कर पाएगा, और मैं जिसे इतनी सुरक्षा दी जा रही थी। मन ही मन सोच रहा था कि अगली बार अगर ऐसा कोई गाला हुआ तो मुझे जाने से बचने का कोई बहाना ढूंढना चाहिए। ये सब थोड़ा ज्यादा शोर गुल वाला था। अगली सुबह वॉकर परिवार के बटलर अल्फ्रेड मेरे कमरे के बाहर अपनी पेशेवर मुस्कान के साथ खड़े थे। उनके पीछे एक मेड शानदार नाश्ते की ट्रे लिए हुए थे। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। यंग मास्टर, क्या आप जाग गए हैं? आपका नाश्ता ऊपर लाया गया है। अंदर से हल्की आवाज आई और दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजा मैंने नहीं खोला। सामने लगभग 20 वर्ष की एक युवा महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर नाजुक लेकिन आत्मविश्वासी भाव थे। अल्फ्रेड कुछ क्षण के लिए चौंक गए। और आप कौन हैं? उस महिला ने हल्का सा सिर झुकाया और संक्षेप में उत्तर दिया, क्लोए, यंग मास्टर की असिस्टेंट। अल्फ्रेड ने कभी नहीं सुना था कि यंग मास्टर की कोई असिस्टेंट भी है। उन्होंने अनायास कमरे के भीतर झांका। वहां मैं पहले से पूरी तरह तैयार होकर खिड़की के पास एक छोटी मेज पर बैठा था। मेरे सामने एक पतला लैपटॉप खुला था जिसकी स्क्रीन पर डाटा स्ट्रीम्स तेजी से चल रही थी।
पास ही किसी प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भरा आधा खाली गिलास रखा था। पिछली रात स्टाफ ने जो शानदार सजावट बड़े ध्यान से की थी, वो अब कमरे के कम दिखाई देने वाले हिस्सों में खिसका दी गई थी। पूरा कमरा असाधारण रूप से साफ सुथरा और व्यवस्थित था, यहां तक कि उसमें किसी लैबोरेटरी जैसी ठंडी और सटीक भावना आ रही थी। क्लोई एक तरफ हट गई। ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर पहले ही खा चुके हैं। अल्फ्रेड ने उस संदिग्ध न्यूट्रिशनल ड्रिंक की ओर देखा, फिर मेड की ट्रे में रखे सुगंधित ओट मील और नाजुक पेस्ट्रीज को वह झिंझका। लेकिन ये मैडम के विशेष निर्देश पर तैयार किया गया है, ये बहुत न्यूट्रिशियस है। क्लोई ने बिना भाव बदले उसकी बात काट दी। यंग मास्टर के डाइट प्लान की जिम्मेदारी मेरी है। उनका भोजन बिल्कुल संतुलित न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार किया जाता है। इन चीजों में शुगर और कैलोरीज आवश्यकता से अधिक है और ये हेल्थ स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती। ट्रे पकड़े मेड हल्का सा सिहर गई। अल्फ्रेड मन ही मन सोच रहा था कि वॉकर परिवार की सेवा के इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उनके शेफ के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाया है। तभी मैंने अपना काम पूरा किया, लैपटॉप बंद किया और उनकी ओर बढ़ा। अल्फ्रेड ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। यंग मास्टर, इस ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने संक्षेप में कहा, क्लोई की बात सुनिए। अल्फ्रेड की मुस्कान वहीं जम गई। क्लोई ने तुरंत आगे की व्यवस्था संभाल ली। इसके अलावा यंग मास्टर के कपड़ों और कमरे की सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। कृपया बाकी स्टाफ को सूचित कर दें कि बिना अनुमति उनके कमरे में प्रवेश ना करें। और कुछ अल्फ्रेड ने लगभग स्वाभाविक प्रतिक्रिया में कहा ना नहीं। फिर वह हैरान मेड को लेकर बाहर निकल गया। हॉलवे में मेड धीरे से फुसफुसाई, अल्फ्रेड वो असिस्टेंट क्लोई कितनी। अल्फ्रेड ने तुरंत रोक दिया, परिवार के मामलों पर चर्चा करना हमारा काम नहीं है। इसके बाद वो डाइनिंग रूम में पहुंचा और नाश्ते की मेज पर बैठे मिस्टर और मिज वॉकर को पूरी बात बताई। यही स्थिति है सर। मैडम, लगता है यंग मास्टर को हाउस होल्ड स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। असिस्टेंट मिसेज वॉकर चौंक गई। ईथन अपने साथ असिस्टेंट लेकर आया है और नाश्ते में किसी तरह का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पीता है। वह चीज स्वादिष्ट भी होती होगी। टिफनी तुरंत बेचैन हो गई। क्या बाहर उसकी जिंदगी इतनी कठिन थी कि अब वह बेस्वाद चीजें खाने का आदी हो गया है? नहीं, मैं उसे हमारे शेफ का खाना जरूर खिलाऊंगी। वो उठने लगी, लेकिन मिस्टर वॉकर ने रोक दिया। बैठ जाओ। अल्फ्रेड की बात नहीं सुनी। उसकी असिस्टेंट बेहद प्रोफेशनल है, जाकर परेशानी मत खड़ी करो। मैं परेशानी क्यों खड़ी करूंगी? मैं तो बस उसकी चिंता कर रही हूं। टिफनी ने विरोध किया। निकोल ने हमेशा की तरह शांत विश्लेषण किया। अल्फ्रेड के विवरण के अनुसार क्लोई का व्यवहार अत्यंत कुशल है, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का संकेत देता है। ईथन की जीवन शैली हमसे अलग हो सकती है। उसे बदलने की कोशिश नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। मिस्टर वॉकर ने अंतिम निर्णय दिया, हम ईथन की इच्छा के अनुसार चलेंगे। अल्फ्रेड अब से यंग मास्टर से जुड़े सभी मामलों को उसकी और उसकी असिस्टेंट की पसंद के अनुसार संभाला जाएगा। जी सर, अल्फ्रेड ने झुककर उत्तर दिया। टिफनी वापस कुर्सी पर गिर पड़ी और बड़बड़ाई, मैं तो बस चाहती थी कि वो कुछ अच्छा खा ले। थोड़ी देर बाद विक्टोरिया काम पर जाने के लिए निकली। गार्डन से गुजरते समय उसने देखा कि क्लोई टैबलेट पर तेजी से नोट्स लिख रही थी, जबकि मैं एक कीमती ऑर्किड के सामने खड़ा उसकी पत्तियों को हल्के से छू रहा था। क्लोई रिपोर्ट कर रही थी, सर, सोइल मॉइस्चर ऑप्टिमल लेवल से अधिक है। आज लाइट एक्सपोजर को 15 मिनट बढ़ाना होगा। इसके अलावा तीसरी पत्ती के नीचे मामूली पेस्ट एक्टिविटी मिली है, उसे मार्क कर दिया गया है। मैं 0.05 ml बायो एजेंट 3 लगाने की सलाह देती हूं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, संभालो। विक्टोरिया कुछ क्षण वहीं खड़ी रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भाई की दुनिया और उनकी दुनिया पूरी तरह अलग डायमेंशंस में मौजूद हो। फिर वह चुपचाप मुड़ी और काम पर चली गई। दोपहर के भोजन के समय मैं और क्लोई डाइनिंग रूम में नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद अल्फ्रेड रिपोर्ट देने आया। मिस क्लोई ने यंग मास्टर के लिए लंच तैयार करने हेतु किचन का उपयोग किया था। खाना पहले ही ऊपर भेजा जा चुका है। मिज वॉकर ने मेज पर सजे भव्य भोजन को देखा और आह भरी। वो बच्चा बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। टिफनी ने सामने भरे हुए खाने को देखा और अचानक उसकी भूख गायब हो गई। सच कहूं तो मैं जानना चाहती हूं कि क्लोई द्वारा बनाया गया वो प्रिसाइजली न्यूट्रिशनली बैलेंस मील आखिर स्वाद में कैसा होता है।
पहली बार पूरे वॉकर परिवार को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि ये यंग मास्टर न केवल उनकी सुरक्षा का मोहताज नहीं था, बल्कि उसे उनकी देखभाल की भी किसी क्षेत्र में आवश्यकता नहीं लगती थी। उधर टिफिनी सोफे पर लेटी गेम खेल रही थी कि अचानक उसका फोन लगातार कंपन करने लगा। ये उसके दोस्तों का ग्रुप चैट था जहां मैसेजेस की बाढ़ सी आ गई थी। टिफ, ट्विटर चेक करो, तुम्हारा भाई ट्रेंडिंग में है। असल वॉकर हेयर तो कमाल का हैंडसम निकला। ये फोटो किस मीडिया आउटलेट ने ली है? एंगल थोड़ा अजीब है लेकिन लड़का बेहद हॉट है। टिफनी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आखिर हो क्या रहा था? उसने तुरंत ट्रेंडिंग लिस्ट खोली और सचमुच वहां एक टॉपिक चमक रहा था। वॉकर स्टंस उस पर क्लिक करते ही चैरिटी गला की कई कैंडिडेट फोटो सामने आ गई। कमेंट सेक्शन पहले से ही फट चुका था। ओएमजी, यही वो लड़का है जिसे गांव से वापस लाया गया था। ये तो बेहद खूबसूरत है। मेरी आंखों के लिए दावत। मुझे 3 मिनट दो, मैं इस लड़के की पूरी जानकारी निकालता हूं। क्या सिर्फ मुझे लगता है या ये थोड़ा घमंडी दिखता है? तुम बस जल रहे हो। इसके पास घमंडी होने का पूरा हक है। टिफनी कमेंट्स पढ़ती गई और जैसे जैसे उसने आलोचनात्मक टिप्पणियां देखी, उसका गुस्सा बढ़ता गया। मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इन सबको जवाब दूंगी। लेकिन जैसे ही उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी, पेज अचानक अटक गया और फिर जबरदस्ती रिफ्रेश हो गया। ट्रेंडिंग टॉपिक गायब था। कुछ सेकंड पहले जो हैशटैग पूरे जोश में चल रहा था, अब पेज नॉट फाउंड दिखा रहा था। टिफनी स्तब्ध रह गई। उसने ऐप दोबारा खोला, लेकिन टॉपिक सचमुच गायब हो चुका था, जैसे वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जब उसने कीवर्ड्स खोजे तो संबंधित ट्वीट्स उसकी आंखों के सामने रियल टाइम में गायब हो रहे थे। क्या वॉकर कॉर्प का पीआर डिपार्टमेंट इतना तेज है? उसने बड़बड़ाते हुए फैमिली ग्रुप चैट में मैसेज भेजा। टेक डाउन किसने करवाया? यह तो बहुत तेज था। विक्टोरिया ने तुरंत जवाब दिया, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक? निकोल ने लिखा, टिफनी, मैं तो अभी लैब में थी। थोड़ी देर बाद पीआर डिपार्टमेंट से भी उत्तर आ गया, हमें ऐसी कोई डायरेक्टिव नहीं मिली। अब सब उलझन में थे। आखिर ये किया किसने? उसी शाम जब विक्टोरिया और निकोल घर लौटी, टिफनी ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। विक्टोरिया ने तुरंत पीआर डिपार्टमेंट के हेड को फोन किया, लेकिन वह भी उतना ही भ्रमित था। उसने बताया कि वह इस मामले की रिपोर्ट तैयार ही कर रहा था कि उससे पहले पूरा टॉपिक इंटरनेट से मिट चुका था। क्लीनअप इतना थरो था कि कोई निशान तक नहीं बचा था। ये हमारे लोगों ने नहीं किया, उसने स्पष्ट कहा। तो फिर किसने? टिफनी हैरान रह गई। कोई एनोनिमस गुड समैरिटन। उसी समय मैं जो चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रहा था, बिना ऊपर देखे बोला, बहुत शोर हो रहा था। मैंने हटवा दिया। मेरी उंगली टैबलेट की स्क्रीन पर आराम से फिसली। लिविंग रूम में अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। वॉकर परिवार के 5 सदस्य एक साथ मेरी ओर घूरने लगे। हटवा दिया। टिफनी का मुंह इतना खुल गया कि उसमें अंडा समा जाए। ईथन, तुमने ये कैसे किया? मैंने धीरे से नजर उठाई और उसे ऐसा देखा मानो पूछ रहा हूं, क्या ये कोई मुश्किल काम था? फिर शांत स्वर में कहा, मैंने एक मैसेज भेजा था। मैसेज? टिफनी लगभग चीख पड़ी। किसे मैसेज भेजते हो कि ट्विटर का ट्रेंडिंग टॉपिक 1 सेकंड में बिना निशान छोड़े गायब हो जाए? विक्टोरिया को तुरंत ऑब्सिडियन बैंक कार्ड याद आ गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ईथन ने सिर्फ एक मामूली गॉसिप ट्रेंड हटाने के लिए उस कार्ड के पीछे मौजूद विशाल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया था? निकोल की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। उसे महसूस हुआ कि अपने छोटे भाई पर उसका शोध अभी और भी दिलचस्प होने वाला है। मिस्टर और मिज वॉकर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक जैसी हैरानी और उलझन थी। टिफनी तो सीधे सोफे पर मेरे बगल में कूद कर बैठ गई। ईथन, सच बताओ, क्या तुम ट्विटर के सीईओ को जानते हो या फिर किसी सीक्रेट टॉप टियर हैकर हो? मैंने किताब बंद की, खड़ा हुआ और उसकी चमकती हुई जिज्ञासु आंखों से बचते हुए कहा, बस कुछ ऐसे दोस्त हैं जो डाटा क्लीनअप का काम करते हैं। ये कहकर मैं किताब लेकर ऊपर चला गया और पीछे पूरे वॉकर परिवार को स्तब्ध छोड़ दिया। आखिर ऐसे कौन से डाटा क्लीनअप वाले दोस्त होते हैं जो ट्विटर ट्रेंड को कूड़े की तरह साफ कर दे? टिफनी ने अविश्वास से कहा, खत्म। मुझे लगने लगा है कि मेरा भाई फैमिली रियूनियन के लिए नहीं आया, वो हमें रियलिटी चेक देने आया है। विक्टोरिया ने सिर पकड़ लिया और सोफे पर पीछे झुक गई।
पहली बार उसे लगा कि मल्टी बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन चलाना अपने भाई को समझने से कहीं आसान है। लंबे समय तक चुप रहने के बाद मिस्टर वॉकर ने अल्फ्रेड को आदेश दिया, अब से ईथन से जुड़ी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। आखिरकार उन्हें समझ आ गया था। वे अपने बेटे की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा खुद एक चलता फिरता न्यूक्लियर लेवल डिफेंस सिस्टम था। उधर इस पूरे हंगामे का कारण बने मैं अपने कमरे में वापस पहुंचा और क्लोई को साधारण सा आदेश दिया, भविष्य में ऐसी किसी भी बेकार जानकारी को सीधे हैंडल कर लेना। क्लोई ने तुरंत उत्तर दिया, यस सर। उसके लिए ये सब ऐसा था मानो किसी मक्खी को उड़ा दिया गया हो। देर रात मिस्टर वॉकर अपने स्टडी रूम में बैठे कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे। स्क्रीन पर मेरे पिछले 18 वर्षों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट खुली हुई थी, जो लगभग पूरी तरह खाली थी। रिपोर्ट में लिखा था, इन्वेस्टिगेशन को अज्ञात प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई बार हाई लेवल इंफॉर्मेशन फायरवॉल्स ट्रिगर हुए। आगे की जांच तुरंत रोकने की सिफारिश की जाती है। रिस्क लेवल एक्सट्रीमली हाई। मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली और माथा दबाया। उनके भीतर बेब्सी की लहर दौड़ गई। ये सोचकर ही अजीब लग रहा था कि वॉकर परिवार के कोर रिसोर्सेज का उपयोग करने के बाद भी वे अपने ही बेटे के अतीत के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं लगा पाए थे। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मिस्टर वॉकर को यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका खोया हुआ बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। डैड अभी तक जाग रहे हैं। विक्टोरिया हाथ में गर्म दूध का गिलास लेकर अंदर आई। उसकी नजर तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। अब भी ईथन के अतीत की जांच कर रहे हैं। मिस्टर वॉकर ने थकी हुई सांस छोड़ी। कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसके अतीत को जानबूझकर मिटा दिया गया हो। विक्टोरिया ने दूध मेज पर रखा और गंभीर स्वर में बोली, डैड, मैं भी सहमत हूं। ईथन जितना दिखता है उसे कहीं ज्यादा है। उस कार्ड के बारे में मैंने बाद में चुपचाप हमारे सर्कल के एक वरिष्ठ व्यक्ति से पूछा था। उन्होंने संकेत दिया कि वह एक ट्रांसेंडेंट लेवल पास है और उसका धारक ऐसी शक्ति रखता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मिस्टर वॉकर का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उन्होंने इस अवधारणा के बारे में हल्का सा सुना था। ये उस छिपे हुए सर्कल का प्रतीक था जो सामान्य समाज की सतह के नीचे रहकर वास्तव में दुनिया को नियंत्रित करता था। विक्टोरिया आगे बोली और उसकी असिस्टेंट क्लोई, उसका पोस्चर, उसकी मूवमेंट्स बहुत संभव है कि वह किसी टॉप टियर सिक्योरिटी फर्म से हो या शायद उससे भी अधिक विशेष बैकग्राउंड रखती हो। कुछ देर तक पिता और बेटी दोनों चुप रहे। आखिर विक्टोरिया धीमे से बोली, तो वॉकर परिवार अपने घर किसे वापस लेकर आया है। वो सही शब्द ही नहीं ढूंढ पा रही थी। फिर उसने सिर झुका लिया। डैड, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ईथन ने बाहर रहते हुए ऐसे साल बिताए होंगे। मिस्टर वॉकर ने शांत स्वर में कहा, वह चाहे जो भी हो, वो हमारा बेटा है। अगर वह अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता तो हम नहीं पूछेंगे। अगर उसे परिवार चाहिए तो हम उसका परिवार बनेंगे। विक्टोरिया ने सिर हिलाया। मैं, टिफनी और निकोल भी यही महसूस करते हैं। बस ऐसा लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। मिस्टर वॉकर मुस्कुराए। तो जब उसे हमारी जरूरत होगी, हम बिना शर्त उसके पीछे खड़े रहेंगे। अगर वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जीना चाहता है तो हम उसके साथ साधारण तरीके से पेश आएंगे। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा वॉकर परिवार मुझे एक अजीब मिश्रण वाली निगाहों से देख रहा था। आश्चर्य, सम्मान और जिज्ञासा का मिश्रण। मैंने अपने यूटेंसिल्स नीचे रखे और मिस्टर वॉकर की ओर देखा। मैं आज बाहर जाना चाहता हूं। कहां? उन्होंने पूछा। क्या ड्राइवर को साथ भेजूं? मैंने सिर हिलाया। नहीं तो अपनी किसी बहन को साथ ले जाओ। विक्टोरिया तुरंत सीधी बैठ गई। मैंने फिर सिर हिलाया। जरूरत नहीं, क्लोई गाड़ी चलाएगी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद मिस्टर वॉकर ने कहा, ठीक है, सुरक्षित रहना, जल्दी वापस आ जाना। लेकिन उनके शब्दों में कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। आखिर उनका बेटा शायद पूरे वॉकर सिक्योरिटी टीम से भी ज्यादा सक्षम था। मेरे और क्लोई के जाने के बाद ही परिवार ने राहत की सांस ली। टिफनी धीरे से फुसफुसाई, ईथन के साथ ब्रेकफास्ट करना डैड के साथ बोर्ड मीटिंग से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। मिस्टर वॉकर ने उसे घुरा, लेकिन भीतर ही भीतर सहमत थे। कुछ घंटों बाद मैं और क्लोई वापस लौटे। मेरे हाथ में एक साधारण काला गिफ्ट बॉक्स था। हम सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए।
लेकिन हमारे लौटने के कुछ ही मिनट बाद मुख्य दरवाजा जोर से खुला और निकोल अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने अपना बैग सोफे पर पटका। दत्त वे फिर वापस आ गए। निकोल, क्या हुआ? विक्टोरिया ने तुरंत पूछा। कंपनी में कोई समस्या है? निकोल ने झुंझुलाकर अपने बालों में हाथ फेरा। वही हैकर्स, वे फिर हमारी कंपनी कोर सर्वर्स पर हमला कर रहे हैं। टेक डिपार्टमेंट के बेवकूफ लोग उन्हें रोक नहीं पा रहे। ये कोई पहली बार नहीं था। उनका कॉम्पिटिट लंबे समय से गंदे तरीके अपना रहा था और हैकर्स का इस्तेमाल कर रहा था। पहले भी हमलों को रोका गया था, लेकिन इस बार हमलावरों ने स्पष्ट रूप से असली एक्सपर्ट्स को हायर किया था। पुलिस को बुलाया? मिस्टर वॉकर ने पूछा। हां, निकोल ने जवाब दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक साइबर स्पेशलिस्ट पहुंचेंगे, बहुत देर हो चुकी होगी। अगर इस बार हमारा डाटा लीक हो गया या नष्ट हो गया, तो कंपनी खत्म हो जाएगी। विक्टोरिया की भौहें सिकुड़ गई। कॉर्पोरेट टेक डिवीजन से सपोर्ट चाहिए। निकोल ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। उसकी उंगलियां ट्रैकपैड पर तेजी से चलने लगी, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग का एक विशाल वार्निंग सिंबल और काउंटडाउन टाइमर दिखाई दे रहा था। निकोल का चेहरा फीका पड़ गया। बहुत देर हो चुकी है। उनका अटैक बहुत शक्तिशाली है। सब खत्म हो गया। इस बार सच में खत्म हो गया। लिविंग रूम का माहौल तनाव से भर गया। तभी एक शांत आवाज गूंजी। निकोल, क्या मैं देख सकता हूं? सबकी नजरें आवाज की दिशा में घूम गई। सीढ़ियों के शीर्ष पर मैं खड़ा था। चुपचाप पूरे दृश्य को देखता हुआ निकोल एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने मजबूर मुस्कान दी। ईथन, कुछ नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं आगे बढ़ा और स्क्रीन पर चमक रही खून जैसी लाल वार्निंग को ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड बाद मैंने शांत स्वर में कहा, यह वायरस थोड़ा परिचित लग रहा है। पूरा वॉकर परिवार है से मेरी ओर देखने लगा। मैंने उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और निकोल की ओर हाथ बढ़ाया। अपना लैपटॉप मुझे दो। निकोल जैसे सम्मोहित हो गई। उसने तुरंत लैपटॉप मेरे हाथ में दे दिया, लेकिन देते ही उसे पछतावा। ईथन आखिर क्या कर सकता था? यह कोई खेल नहीं था। मैंने लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठाया और अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रख दी, लेकिन टाइप करने से पहले मैंने निकोल की ओर देखा। बैकअप एडमिन की है। निकोल ने बिना सोचे जवाब दिया। X7 अल्फा 9 डेल्टा X7 A 9 D2, यही बैकअप की है। मैंने सिर हिलाया और टाइप करना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियां बहुत तेज नहीं चल रही थी। वे एक शांत और नियमित लय में कीज पर पड़ रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही हो रहा था। लाल वार्निंग्स और बिखरा हुआ कोड धीरे धीरे गायब होने लगा। निकोल शुरुआत में सांस रोके देख रही थी। उसे डर था कि यह गलत कमांड पूरा सिस्टम तबाह कर सकती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह सीपस पल्स नहीं था, पाइथन भी नहीं। कोड की पूरी स्ट्रक्चर किसी अनजान फ्रेमवर्क जैसी थी। यह कोडिंग स्टाइल आखिर है क्या? उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। 3 मिनट से भी कम समय में सिस्टम इंटरफेस पूरी तरह सामान्य हो गया। मैंने कुछ और कमांड्स टाइप की और स्क्रीन पर एक जटिल नेटवर्क टोपोलॉजी उभर आई। उसके बीच एक लाल ब्लिंकिंग डॉट पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहा था। लोकेट हो गया, मैंने कहा। फिर आखिरी कमांड टाइप की और एंटर दबा दिया। स्क्रीन पर मौजूद लाल डॉट अचानक फट गया और उसकी जगह एक धूसर निशान रह गया। हो गया, उनका मेन सर्वर कुछ समय के लिए ऑफलाइन रहेगा। मैंने लैपटॉप बंद किया और पूरी तरह पत्थर बनी निकोल को वापस पकड़ा दिया। निकोल के हाथ कांप रहे थे। लिविंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। उसने तुरंत सिस्टम लॉग्स चेक किए और टेक डिपार्टमेंट के हेड को कॉल लगाया। दूसरी ओर से उत्साह और अविश्वास से भरी आवाज आई। मिस वॉकर, वायरस अचानक गायब हो गया। डाटा पूरी तरह सुरक्षित है और हमने अटैक सोर्स ट्रेस कर लिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को ही उड़ा दिया। उनका पूरा नोड नेटवर्क डाउन हो गया है। निकोल ने फोन काटा और मुझे घूरती रह गई, जबकि मैं ऐसे शांत बैठा था जैसे अभी अभी उसके लिए पानी का गिलास भर कर दिया हो। ईथन, तुम वह पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाई। मैंने सामान्य स्वर में जवाब दिया। एक समय बोर हो रहा था। प्रोग्रामिंग पर कुछ किताबें पढ़ ली थी। निकोल को ऐसा लगा जैसे कंप्यूटर साइंस की उसकी 10 साल की पढ़ाई व्यर्थ चली गई हो। टिफनी उछल कर आई और मेरी बाह पकड़ ली। ईथन, तुम मेरे भाई नहीं हो।
तुम मेरे भगवान हो। आई लव यू। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ कर अपनी बात छुड़ा ली। इतनी भी जरूरत नहीं है। मिस्टर और मिज वॉकर तथा विक्टोरिया ये सब देखते रह गए। उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कोई उचित एक्सप्रेशन ही नहीं था। आखिर किसी इंसान ने ऐसा करना सीखा कब था? जब मैं ऊपर जाने लगा। निकोल मेरी पीठ को देखती रही और धीरे से बोली, मुझे लगता है वॉकर परिवार ने शायद ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया है जो दुनिया बदल सकता है। विक्टोरिया ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है ये संभावना बिल्कुल वास्तविक है। उधर वो व्यक्ति जो कथित तौर पर दुनिया बदलने वाला था अपने कमरे में वापस गया और क्लोई को शांत स्वर में आदेश दिया, अभी जो वायरस वेरिएंट था उसका पूरा कोड मुझे भेज देना। थोड़ा दिलचस्प लगा। क्लोई ने तुरंत जवाब दिया, यस सर। उसके लिए ये घटना मानो किसी मक्खी को उड़ाने जितनी साधारण थी। नीचे लिविंग रूम में निकोल अब भी लैपटॉप को ऐसे पकड़े घूम रही थी जैसे उसे कोई पवित्र वस्तु मिल गई हो। वो लगातार बड़बड़ा रही थी, ये संभव ही नहीं है। उस डिक्रिप्शन कोड की स्ट्रक्चर मौजूदा फ्रेमवर्क्स को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। विक्टोरिया, तुमने देखा था ना? सिर्फ 3 मिनट, पूरे 3 मिनट। विक्टोरिया ने थकान से कहा, हां, मैंने देखा। निकोल तुरंत टिफिनी की ओर मुड़ी। तुम समझती नहीं हो, वह स्कॉर्पियन था, इंटरनेशनल लेवल का टॉप रैंक हैकिंग ग्रुप। हमारी सबसे अच्छी टेक टीम 3 दिन और 3 रात तक उनसे नहीं निपट सकी और ईथन ने 3 मिनट में उन्हें खत्म कर दिया। ऊपर से उनके हेडक्वार्टर्स को भी गिरा दिया। इसे कुछ प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ना कैसे कहा जा सकता है? मिस्टर वॉकर ने चाय का कप पकड़ा हुआ था लेकिन उनका हाथ हल्का कांप रहा था। उन्होंने पिता जैसी शांति बनाए रखने की कोशिश की। शायद ईथन को इस तरह की चीजों में विशेष प्रतिभा है। निकोल लगभग चीख पड़ी, स्पेशल टैलेंट डैड, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये पूरी तरह अलग लीग है। ये तो सीधा डोमिनेशन है। तभी मिसेज वॉकर ने ऊपर की ओर चिंतित नजर से देखा। क्या ईथन थक गया होगा? उसने अभी इतना दिमाग इस्तेमाल किया। टिफनी गर्व से मुस्कुराई। अब समझ आई ना निकोल, हमारा भाई कितना कमाल है। मैंने पहले ही कहा था कि उसके प्रोफेशन को अपने हॉबी से कंपेयर मत करो। निकोल ने बिना बहस किए सिर हिला दिया। तुम सही थी टिफनी, मैं बहुत संकीर्ण सोच रही थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक टेक की अपने सुप्रीम मास्टर के प्रति शुद्ध प्रशंसा बची थी। टिफनी हंस पड़ी। हाँ, मेरा भाई तो हिडन टैलेंट्स का चलता फिरता खजाना है। उसी समय मैं नीचे आया। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बाहर जाने वाला हूं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। निकोल तुरंत उत्साहित हो गई। ओ ईथन, बाहर जा रहे हो? क्या तुम्हें राइड चाहिए या कुछ खरीदना है? लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन कंप्यूटर, कोई सर्वर मैं तुम्हारे लिए दर्जन भर मंगवा सकती हूं। उसकी असामान्य उत्सुकता देखकर मैं कुछ क्षण के लिए रुक गया, फिर सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैं बस एक चीज खरीदने जा रहा हूं। क्या खरीदने? निकोल तुरंत बोली, मैं भी चलती हूं। मिसेस वॉकर ने भी जल्दी से कहा, अपनी बहन को साथ ले जाओ। अब पूरा परिवार मुझे किसी राजा की तरह ट्रीट करने को तैयार था। मैंने निकोल के उत्साहित चेहरे को देखा। 2 सेकंड रुका, फिर दोबारा कहा, मैंने पहले बस कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। पूरा परिवार मन ही मन चिल्लाया, थोड़ा बहुत? उसे तुम थोड़ा कहते हो? निकोल के होंठ फड़क उठे, लेकिन उसने मुस्कान बनाए रखी। इथन, तुम बहुत विनम्र हो। अगर वो थोड़ा था तो हम बाकी लोग कंप्यूटर इलिटरेट हैं। मुझे उनकी उत्तेजना समझ नहीं आई। मैंने शांत स्वर में कहा, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस आर्किटेक्चर में 3 स्पष्ट कमजोरियां थी। उनका फायदा उठाना मुश्किल नहीं था। स्पष्ट मुश्किल नहीं, निकोल लगभग चीख पड़ी। हमारा पूरा टेक डिपार्टमेंट गंजा होने की कगार पर पहुंच गया और उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उसने जल्दी से पूछा, ईथन, क्या थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? मैंने सहजता से उत्तर दिया, पोर्ट 8280 पर बफर ओवरफ्लो, फिर डबली लिंक लिस्ट का उपयोग करके स्टक प्रोटेक्शन बाईपास करना। इससे पहले कि मैं पूरा करूं, निकोल ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और नोट्स लिखने लगी। जैसे जैसे वह सुनती गई, उसकी आंखें चमकती गई। ब्रिलियंट, बिल्कुल ब्रिलियंट। तो ऐसे भी किया जा सकता है। मेरे दिमाग में यह क्यों नहीं आया? जब तक उसने नोट्स पूरे किए और सिर उठाया। मैं और क्लोई घर से निकल चुके थे।
निकोल ने फोन सीने से लगाया और उत्साह से परिवार की ओर देखा। आप लोगों ने सुना ईथन की कुछ पंक्तियों की गाइडेंस करोड़ों की कीमत रखती है। करोड़ों नहीं, उससे भी ज्यादा उसने खुद ही सुधार किया। इससे हमारी कंपनी देश का सबसे अच्छा फायर वॉल बना सकती है। विक्टोरिया ने हल्के स्वर में कहा, देश नहीं दुनिया का। अब निकोल को अपने भाई पर अंधविश्वास जैसा भरोसा हो चुका था। मुझे तो लगता है अगर कंपनी दिवालिया होने वाली हो तब भी ईथन आराम से बचा लेगा। टिफनी ने मासूमियत से पूछा, तो अगर मेरी अगली रेस में मेरी कार का इंजन खराब हो जाए तो क्या मैं ईथन से उसे भी ठीक करवाने को कह सकती हूं? पूरा परिवार उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी बात कह दी हो। टिफनी ने तुरंत चुप्पी साध ली। मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली। संक्षेप में, अब से ईथन जो भी कहेगा वही सही माना जाएगा। अगर वह कहे कि उसे किसी चीज के बारे में थोड़ा पता है तो हम मान लेंगे कि उसे उसके बारे में अरबों बातें पता है। पूरे वॉकर परिवार ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने आखिरकार नई वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उनका यंग मास्टर किसी इंसान से ज्यादा एक वॉकिंग चीट कोड जैसा था। लेकिन उसी दिन दोपहर में अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार को घबराहट में डाल दिया। मिसेज वॉकर वर्षों से अंजाइना की समस्या से पीड़ित थी, जिसे वे दवाइयों की मदद से नियंत्रित रखती थी। उस दोपहर वे गार्डन में अपनी कुछ सहेलियों के साथ चाय पी रही थी। तभी उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और जमीन पर गिरते हुए सांस के लिए हांफने लगी। मैडम नौकर घबरा गए। जल्दी उनकी दवा लाओ। किसी ने तुरंत फैमिली फिजिशियन डॉक्टर एवंस को फोन लगाया। डॉक्टर एवं तुरंत वॉकर स्टेट आइए। मिसेस वॉकर को अटैक आया है। खबर मिलते ही मिस्टर वॉकर और उनकी तीनों बेटियां अपने अपने काम छोड़कर घर लौट आए। हनी, डरो मत, मिस्टर वॉकर ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। डॉक्टर रास्ते में है, बस थोड़ा और सहन करो। टिफनी लगभग रोने लगी। मॉम दवा ली थी ना? मिसेस वॉकर ने कमजोर आवाज में कहा। अभी ली, लेकिन इस बार असर नहीं कर रही। तभी डॉक्टर एवंस हड़बड़ाते हुए पहुंचे। उन्होंने तुरंत जांच की और चेहरा गंभीर हो गया। मिस्टर वॉकर, इस बार अटैक बहुत गंभीर है। सामान्य दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? विक्टोरिया ने तेज आवाज में आदेश दिया। कार्ड तैयार करो। अभी के अभी सबसे नजदीकी हॉस्पिटल। पूरा घर अफरा तफरी में बदल गया। उसी समय मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और सोफे पर दर्द से करातहती अपनी मां को देखा। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। मैं भीड़ को हटाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। डॉक्टर एवंस ने मुझे देखकर कहा, ईथन, ये मामला जितना तुम्हें लग रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ईथन, कोई भी लापरवाही मत करना। डॉक्टर एवंस ने घबराकर कहा। टिफनी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं मिज वॉकर के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनकी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर एक विशेष प्रेशर पॉइंट पर अपनी उंगलियां रख दी। उसे हटाओ, डॉक्टर एवंस गुस्से में चिल्लाए। लेकिन मैंने बिना उनकी ओर देखे कहीं से एक छोटा मेटल केस निकाला। उसे खोलते ही भीतर बालों जितनी पतली कई नीडल्स दिखाई दी। मैंने उनमें से एक उठाई और पूरी स्थिरता के साथ मिसेज वॉकर की गर्दन के पास एक दूसरे प्रेशर पॉइंट पर लगा दी। ये पागलपन है, डॉक्टर एवं चीख पड़े। तुम ऐसे एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ चुप करा दिया। मिसेज वॉकर की तेज और अस्थिर सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वे अब भी कमजोर थी, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द स्पष्ट रूप से कम हो चुका था। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। मैंने नीडल वापस रख दी। फिर मेटल केस से एक छोटा नोटपैड और पेन निकाला। कुछ जड़ी बूटियों और उनकी मात्रा लिखकर कागज फाड़ा और सीधे डॉक्टर एवंस की ओर बढ़ा दिया। इस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जड़ी बूटियां लाओ, 3 कप पानी को उबालकर 1 कप कर देना। मेरी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। डॉक्टर एवंस ने अनायास वह कागज ले लिया। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उनकी आंखें ठहल गई। लॉस्ट ट्रैंकल हार्ट डिकॉक्शन। तुम्हें यह कैसे पता? अगले ही पल उन्होंने कागज को किसी पवित्र ग्रंथ की तरह पकड़ लिया। मैं अभी लाता हूं। वे लगभग दौड़ते हुए बाहर निकले। जल्दी डाउन अपोथेकरी। फिर खुद ही बोले, नहीं, मैं खुद जाकर लाता हूं। लिविंग रूम में फिर अजीब सी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें मुझ पर टिकी थी।
मिसेज वॉकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईथन, तुम्हें ये सब करना आता है? मैंने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। बहुत समय पहले एक पुराने ट्रेडिशनल हीलर से थोड़ा बहुत सीखा था। टिफनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे महसूस हुआ कि थोड़ा बहुत सीखा था वाक्य का अर्थ उसके लिए पूरी तरह बदल चुका है। निकोल तो पहले ही नोट्स टाइप कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। सब्जेक्ट हैज मास्टर्ड लॉस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग। विक्टोरिया ने पहली बार पूरी स्पष्टता से महसूस किया कि उसका भाई ऐसी क्षमताएं और अनुभव रखता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। मिस्टर वॉकर ने अपनी पत्नी के चेहरे का रंग वापस लौटते देखा और उनके दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर आज ईथन घर पर ना होता तो मिसेज वॉकर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। ईथन, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मैंने सहजता से कहा। हां, समय पर दवा लेती रहिए, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मैंने ये ऐसे कहा मानो बस उनके कंधे से धूल झाड़ दी हो। कुछ समय बाद डॉक्टर एवंस वापस लौटे। वे दवा लेकर आए और खुद अपने हाथों से मिसेज वॉकर को पिलाई। कुछ ही देर में उनके चेहरे पर स्वस्थ गुलाबी रंग लौट आया। वे अपने बल पर बैठ भी गई। डॉक्टर एवंस विस्मय से भर गए। चमत्कार, ये सचमुच चमत्कार है। फिर वे उत्साह से मेरी ओर मुड़े। यंग मास्टर वॉकर, ये प्रिस्क्रिप्शन और ये एक्यूपंक्चर टेक्निक आपने कहां सीखी? तब तक मैं अपना मेटल केस समेट चुका था। मैंने बस इतना कहा, गांव के एक बूढ़े आदमी से। इसके बाद मैं मुड़ा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पीछे पूरा वॉकर परिवार और डॉक्टर इवंस स्तब्ध खड़े रह गए। टिफनी मेरी जाती हुई पीठ को घूरते हुए बोली, अब तो अगर ईथन मुझसे कहे कि वह भगवान को व्यक्तिगत रूप से जानता है तो मैं उस पर भी विश्वास कर लूंगी। मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली और अल्फ्रेड को आदेश दिया, आज से मैडम की सेहत के मामले में ईथन की राय सबसे ऊपर होगी। जी सर, अल्फ्रेड ने तुरंत उत्तर दिया। अब मिस्टर वॉकर पूरी तरह समझ चुके थे। उनका बेटा केवल एक जीनियस नहीं था, वह चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया, मास्टर स्ट्रेटजिस्ट, एक्सपर्ट, प्रोग्रामर और अब एक असाधारण हीलर भी था। दवा पीने के बाद मिसेज वॉकर गहरी नींद में सो गई। उनके चेहरे पर स्वस्थ रंग था और सांसें पूरी तरह स्थिर थी। बगल में खड़े डॉक्टर एवर अब भी प्रिस्क्रिप्शन की प्रति को किसी अनमोल खजाने की तरह पकड़े हुए थे। वे लगातार बड़बड़ा रहे थे। इन हर्ब्स का सिनर्जी, ये अद्भुत संयोजन, मात्रा इतनी साहसी फिर भी इतनी सटीक, ये निश्चित रूप से कोई खोया हुआ प्राचीन फार्मूला है। यंग मास्टर वॉकर एक प्रतिभाशाली जीनियस है। मिस्टर वॉकर ने अपनी बेटियों को उनके काम पर लौटने के लिए कहा, जबकि वे खुद अपनी पत्नी के बिस्तर के पास बैठ गए। उनके मन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उनका बेटा वास्तव में है कौन? मिस्टर वॉकर अपने बेटे के शांत चेहरे और बिजली जैसी तेज नीडल टेक्निक की छवि को बार बार याद कर रहे थे। जब वे लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी तीनों बेटियां अभी तक कहीं नहीं गई थी। वे सभी सोफे पर बैठी थी। उनके चेहरों पर आश्चर्य, जिज्ञासा और अविश्वास का मिश्रण था। डैड, आपने देखा था? निकोल की आंखें चमक रही थी। ईथन ने बस कुछ सेकंड में सब कर दिया और मॉम ठीक होने लगी। उसने पहले ही इंटरवेंशन से पहले और बाद के हार्ट रेट तथा ब्लड प्रेशर डाटा का प्रिलिमिनरी एनालिसिस कर लिया था। इफेक्ट अविश्वसनीय है और वह ट्रैंकल हार्ट डिकॉक्शन मैंने डेटाबेसेस चेक किए। उसका नाम केवल कुछ बिखरे हुए प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाली विक्टोरिया की आंखों में भी स्पष्ट झटका दिखाई दे रहा था। डॉक्टर एवंस ने कहा कि अगर हम मॉम को हॉस्पिटल भी ले जाते और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते तब भी शायद परिणाम ईथन जितने तेज या प्रभावी नहीं होते। चारों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर कमरे में चुप्पी छा गई। आखिर टिफनी अचानक उठ खड़ी हुई। बस मैं उससे पूछ कर रहूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। पता नहीं उसके पास और कितने सरप्राइजेस छिपे हुए हैं। वह सीढ़ियां चढ़कर मेरे कमरे की ओर भागी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था।